हेलो नमस्कार, मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर और केपी कॉलेज की एप्लीकेशन पर। आज की क्लास में हम देखेंगे फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा 21st जो लेसन है पवन द्वारा अपरदन। और ये जो लेसन है ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर जो ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए और नेट जेआरएफ जो दे रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी फिज़िकल ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट है, तो वो भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो मतलब फिज़िकल ज्योग्राफी जो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए और नेट जेआरएफ के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, ये ज्योग्राफी कब आई थी? बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर आई थी। यानी हमें क्या करना है, मेनली बस वही जो पुरानी किताबें थी जो बीए से लेकर के एमए तक की जो किताबें हैं उन्हीं किताबों को पढ़ना होता है, प्लस जो 11th-12th की क्लास किताबें होती हैं उनको पढ़ना होता है। क्योंकि ये हमारा जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, ये फिज़िकल ज्योग्राफी 11th क्लास के अंदर आई थी, ये 11th क्लास के अंदर आई थी, ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो। और ये 11th क्लास के बाद में अब ये कब आ रही है? बीए पार्ट फर्स्ट में आ रही है ये वाली बुक, तो यानी उसी को बढ़ा करके इसमें दिया गया है और वही चीज़ें हमसे यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं पवन द्वारा अपरदन। तो सबसे पहले जो इसके अपरदन से निर्मित जो आकृतियाँ होंगी, जो स्थल रूप होंगे, जो लैंडस्केप होंगे, उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास में वात गर्त आता है, बाउल आउट आता है। तो वात गर्त में क्या होता है, ये देखिए ये वात गर्त का हमारे पास में चित्र है जो रेगिस्तान में। देखो ये जो पवन द्वारा अपरदन होगा ना, ये मेनली कहाँ पे होगा? रेगिस्तान वाले इलाके में ही होगा। तो इसलिए पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये मरुस्थल में होगा, और मरुस्थल भी कौन से? उष्ण मरुस्थल में भी होगा, और कुछ मरुस्थल ऐसे होंगे जो उपोष्ण कटिबंधीय होंगे। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल भी होंगे, यानी उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में नमी होगी, जबकि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो होंगे वो कैसे होंगे? शुष्क होंगे, ठीक है, शुष्क मरुस्थल होंगे। तो देखिए ये शुष्क मरुस्थलों के अंदर होने वाली क्रिया है। तो क्या होता है इसके अंदर? पवन द्वारा अपवाहन क्रिया। अपवाहन क्रिया देखो क्या होता है, यानी कि एक वात मतलब एक हमारे पास में इस प्रकार से पवन का भंवर बनता है, भंवर यानी कि जो चक्रवात बनता है, एक छोटा सा चक्रवात, जिसमें वहाँ से वो मिट्टी जो होती है वो हवा के साथ में उड़ करके वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। रेत को उड़ाकर गर्त का निर्माण कर देते हैं। जो अपवाहन क्रिया होती है ना, जो अपवाहन क्रिया यानी भंवर बनना, ये भंवर बन गया इस प्रकार से, तो यहाँ से फिर मिट्टी क्या हो जाएगी? उड़ करके कहीं और चली जाएगी। तो इससे वातगर्त निर्मित होता है, वातगर्त का निर्माण होता है। ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे अपने को? मंगोलिया में इन्हें क्या कहते हैं? पियांग कहते हैं, और यूएसए के अंदर बुफेलो वॉलिस कहा जाता है, बुफेलो वॉलिस कहा जाता है। और मिस्र का जो कतारा गर्त है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रसिद्ध है। मिस्र कहाँ आ गया? सहारा मरुस्थल में, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आ गया। नेक्स्ट उसके बाद में जो टोपोग्राफी है वो बनती है हमारे पास में क्षत्रक शिला, यानी जिसे हम कहते हैं मशरूम रोग कहा जाता है, मशरूम रोग। देखिए ये मशरूम की तरह है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग चट्टानों से निर्मित जो मतलब अलग अलग चट्टानों से निर्मित जो हमारे पास में स्थल रूप होते हैं, उनका जो अलग अलग प्रकार से अपरदन होता है। क्योंकि जो कठोर चट्टानें होती हैं उनका जल्दी अपरदन, धीरे धीरे अपरदन होता है, जबकि मुलायम चट्टानों का जल्दी हो जाता है। इसमें क्या होता है? पवन के मार्ग में कठोर परतदार अवसादी चट्टान आने पर, अवसादी चट्टान जो होती है उसके आने पर क्या होता है कि पवन जो होती है मध्य भाग में तीव्र अपरदन करती है। मध्य भाग और नीचे वाला भाग ध्यान रखिएगा, पवन जो होती है वो नीचे ज़्यादा और क्या करती है? घर्षण ज़्यादा करती है, जबकि ऊपर घर्षण कम हो रहता है, जिस वजह से जबकि ऊपर का भाग छातीनुमा प्रतीत होता है और क्षत्रकशिला कहा जाता है इसे, ठीक है। और सहारा में इसे क्या कहते हैं? गारा कहते हैं। सहारा में क्या कहते हैं? इसको गारा कहा जाता है। तो ये हमारे पास में दो टोपोग्राफी हो चुकी हैं। टोपोग्राफी तो वैसे ये रही है ना, एक टोपोग्राफी है, लेकिन ये स्थल रूप है उसके जैसे ही। नेक्स्ट उसके बाद में आती है हमारे पास में इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होती है? तो ये इंसेलबर्ग नदी के द्वारा भी बनाई जा सकती है और हवा के द्वारा, पवन के द्वारा भी बनाई जा सकती है। देखिए पवन के मार्ग में कठोर ग्रेनाइट चट्टान, देखिए पहले क्या आई थी? यहाँ पे अवसादी चट्टान आई थी, और यहाँ पे क्या आ रही है? ग्रेनाइट चट्टान आ रही है।
तो पवन क्या करती है, उसका मतलब उसकी कटाव नहीं कर पाती है। ग्रेनाइट चट्टान जो होती है वो कठोर होती है, उसका कटाव नहीं होता, सिर्फ उसका क्या किया जाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब अपघर्षण किया जाता है, और उस अपघर्षण के कारण क्या हो जाता है, वो उसका भाग चिकना हो जाता है, और चिकना होने के कारण ही क्या हो जाता है, यहाँ पे मुलायम चट्टान ऊपर से मुलायम हो जाती है। वो जर्मनी का शब्द है, और मरुद्वीप होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मरुद्वीप होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ज़रा, एल्सी किंग ने क्या कहा है कि ये निर्माण नदी अपरदन से होता है, जबकि ये मान्य नहीं है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर नदियाँ नहीं हो सकती। और ठीक है, साथ साथ में आप नोट करते रहिए इन सब चीज़ों को। वन मिनट का ब्रेक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जूजेन, ठीक है। जूजेन जो हमारे पास में आता है 4th नंबर पे, जूजेन को देखते हैं। जूजेन के अंदर भी क्या होगा कि ये जो चट्टानें होंगी ना, वो इस प्रकार से होंगी कि ऊपर एक कठोर चट्टान है, उसके नीचे मुलायम चट्टान है, फिर कठोर चट्टान है, इस प्रकार की होगी। और उसके अंदर क्या होगा कि जब वहाँ से पवन गुजरेगी तो वो धीरे धीरे पहले एक छिद्र करेगी, एक छिद्र यानी कि घिसाव के कारण एक छिद्र होगा, और छिद्र के बाद में ऊपर की चट्टान का जो कठोर चट्टान है उसका धीरे धीरे अपरदन होगा, और जैसे ही मुलायम चट्टान आएगी नीचे हवा के संपर्क में, पवन के संपर्क में आएगी, तो वो एकदम से अपरदन हो जाएगा, जिस वजह से इसकी जो बनावट होती है वो दवात नुमा बन जाती है, ठीक है, एक पॉट की तरह बन जाती है। देख लेते हैं, पवन के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों का जमाव क्षैतिजीय रूप में होता है। जब क्षैतिज रूप में होता है और दैनिक तापांतर अधिक होता है, दैनिक तापांतर, देखो दैनिक तापांतर से क्यों जरूरी है, क्योंकि दिन में अधिक तापमान होगा, रात में बहुत कम हो जाएगा, जिस वजह से चट्टानें कभी फैलेंगी कभी सिकुड़ेंगी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या चीज़ काम करेगी, इसकी सहायता कौन करेगा, अपक्षय क्रिया इसकी सहायता करेगी, फैलना और सिकुड़ना जो होता है वो इसमें करेगा। और जिस वजह से तुषार, देखो तुषार जो है ये अपक्षय के अंदर हमने पढ़ा था तुषार के बारे में। तो क्रिया से चट्टान के ऊपरी छिद्र को हो जाते हैं, और जिन पर पवन का अपघर्षण से कठोर चट्टान का अपरदन किया जाता है, और इसके बाद संपर्क में आने वाली जो मुलायम चट्टान होती है उसका अपरदन तेजी से किया जाता है, जिस वजह से इसकी स्थलाकृति कैसी बनती है, दवात की नुमा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यार्डंग को देखेंगे। यार्डंग भी कुछ इसी प्रकार की होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टानों का जो जमाव होता है वो कैसा होता है, लंबवत होता है, लंबवत, ठीक है ना। यानी पहले एक कठोर चट्टान आई, एक कठोर चट्टान है, उसके बाद में मुलायम चट्टान आई, फिर कठोर आई, ठीक है। अभी जो हमने यूजन देखा था उसके अंदर पहले कठोर चट्टान है, फिर उसके ऊपर नीचे मुलायम चट्टान है, ठीक है, कठोर और मुलायम। यहाँ पे क्या है, ये वाली कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर। यानी यहाँ पर जो यार्डंग है उसमें तो कैसा होगा, लंबवत जमाव होगा, जबकि इसमें कैसा होगा, क्षैतिजीय जमाव, क्षैतिजीय जमाव इसके अंदर होता है। यही डिफरेंस होता है दोनों में। ये पहले यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास में, ये कठोर चट्टान आ गई, फिर मुलायम आ गई, फिर कठोर आ गई, इस प्रकार से, ठीक है। जिस वजह से ये बीच का हिस्सा जो है वो खाली हो गया, यहाँ से बीच में इससे जो क्या हो गया, यहाँ से खाली हो जाती है, और ये इस प्रकार क्या करती है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। पवन द्वारा मध्य में तीव्र अपरदन किया जाता है, और जिससे कठोर चट्टान के बाद मुलायम चट्टान का तीव्र अपरदन हो जाता है। कठोर चट्टान तीक्ष्ण कटक के रूप में विकसित होती है। ये तीक्ष्ण कटक, तीखा कटक के रूप में यहाँ विकसित होती है। ये इस प्रकार की चट्टानें विकसित हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास में जूजेन की बनावट है, थोड़ी बहुत जूजेन जो है, और इसमें ऊपर कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर, फिर मुलायम होगी। और यार्डंग के अंदर जो है वो इस प्रकार की बनावट होती है, तीक्ष्ण कटक के रूप में होता है। आगे जाकर के फिर एक यार्डंग बनेगा। ये
ब्लो आउट है, और ये हमारे पास में इंसेलबर्ग है, इंसेलबर्ग, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं। इसके बाद देखिए ज़रा यहाँ पे आते हैं हमारे पास में स्टोन लैटिका, विंडो और ब्रिज। देखो स्टोन लैटिका यानी कि जालीदार शिला, जालीदार शिला जो होती है उसमें क्या होता है, कठोर और मुलायम चट्टानों की संरचना जो होती है वो बिखरे रूप में होती है, यानी ये जो हिस्सा है ये कठोर है, और ये जो हिस्सा है जहाँ से जो चट्टान है गायब हो चुकी है, मिट्टी गायब हो चुकी है, ये कैसी है, मुलायम थी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ अपर्दन के कारण यहाँ से मुलायम चट्टान का अपर्दन हुआ, और मुलायम चट्टान का अपर्दन होने के कारण यहाँ पे छिद्र विकसित हो जाते हैं, और छिद्रों के युक्त जो चट्टान होती है उसे हम क्या कहते हैं, जालीदार शिला कहते हैं, यहाँ से जालक कहा जाता है, जालक। और जब यही जालीदार छिद्र जो होते हैं वो मिलकर के, जैसे एक छिद्र यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अब ये मिलकर के धीरे यानी कठोर चट्टान का भी इसमें से अपर्दन हो जाता है, तो ये कई छिद्र मिल करके एक विंडो के रूप में आर पार हो जाते हैं, इस प्रकार से विंडो के रूप में आर पार दिखने लग जाते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक खिड़की कहते हैं, नेचुरल विंडो कहते हैं। और जब ये दोनों की दोनों विंडो आपस में मिल जाएंगी तो ये ऊपर की जो कठोर आवरण है, ऊपर का जो कठोर आवरण है वो ऐसे के ऐसे खड़ा रहेगा, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल ब्रिज कहेंगे, यानी ऊपर ब्रिज बना रहेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये आपने अपने लैपटॉप में यहाँ विंडो के अंदर आपने बहुत बार देखा होगा, ये वाली आकृति बनी हुई दिखती है, तो ये कैसी है, ये एक नेचुरल ब्रिज कहलाता है, ठीक है। ये देखिए ऊपर से ब्रिज बना हुआ है ये वाला, और ये ब्रिज है। उसके बाद देखिए भूस्तंभ, भूस्तंभ भी कुछ उसी प्रकार की आकृति है, किस प्रकार की, जैसे हमारे पास में क्षत्रक शिला हमने देखी थी, ठीक है। वैसे इसमें होता क्या है कि इसमें पवन के मार्ग में मुलायम चट्टान तो होती है, लेकिन उसका ऊपरी जो आवरण होता है वो कैसा होता है, कठोर चट्टान का होता है। ये देखो ऊपरी आवरण है ना, ओनली इतना आवरण है जो ये कठोर चट्टान का है। तो इस प्रकार से नीचे जितनी भी सब इनका अपर्दन होता रहेगा, तो ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा अलग ही दिखाई देगा, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, भूस्तंभ यानी कि डेमोई सेल्स कहा जाता है, भूस्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ड्राई कांट। ड्राई कांट जो होते हैं ना, ये पत्थर होते हैं, ये पत्थर है, बिल्कुल पत्थर, ठीक है ना, यानी चट्टान हम कह देते हैं थोड़ी बहुत रेत से मिक्स होगी, लेकिन यहाँ जो बनेगा हमारे पास में पथरीला इलाका, ये बिल्कुल पत्थर कंकड़ होंगे, मतलब कंकड़, ठीक है ना। वैसे तो चट्टान को भी मतलब यही कहा जाता है, पत्थर चट्टान कह देते हैं हम, ठीक है, लेकिन चट्टान का अपर्दन हो जाता है, और पत्थरों जो होते हैं ना उनका जो अपर्दन होता है वो बड़ी मुश्किल से होता है, वो सिर्फ टूटते रहते हैं आपस में। तो पथरीले मरुस्थलों के अंदर, ठीक है, मरुस्थल के अंदर सतह में पड़े शिलाखंडों पर पवन से अपर्दन द्वारा खरोंचे पड़ जाती हैं। यहाँ देखो ये खरोंचे यहाँ से थोड़ा यानी कि इससे गैप बन जाता है यहाँ पे, तो ये खरोंचे पड़ जाती हैं, ये अलग ही डिजाइन दे देती है, हवा उस का जिस हिसाब से हवा चलेगी उस हिसाब से। तो जिस कारण शिलाखंड या पत्थर के टुकड़ों पर तरह तरह की नक्काशी हो जाती है। यदि पवन कई दिशाओं से होकर चलती है तो इन शिलाखंडों की आकृति चतुष्फलक होती है, चतुष्फलक, ठीक है। 3 फलक इसके ऊपर होंगे, 1 2 और इसके बैक साइड में 3 और एक नीचे होगा, ठीक है, 4th। यहाँ पे देखो 1 2 एक उस साइड में होगा, तो ये 3 होंगे हमारे पास में। तो शेष 3 फलक को बाहर होते हैं और त्रिकोणाकार निकले होते हैं, इन्हें ड्राई कांट कहा जाता है। यदि 8 फलक होते हैं, जिसके 8 फलक होते हैं, उसे हम उस बोल्डर को हम क्या कहते हैं, बेंटिफैक्ट कहते हैं, बेंटिफैक्ट कहा जाता है। इसके हम आगे भी चर्चा करेंगे, बेंटिफैक्ट की ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में ये देख सकते हैं आप, ये ड्राई कांट हैं, अलग अलग प्रकार के 1 2 3 ये 3 फलकें इसकी जगह दिखाई दे रही हैं। ये हमारे पास में मशरूम रॉक आ गई है, छत्रक शिला, इंसेलबर्ग पहाड़ियाँ हैं, बस पथरीली पहाड़ियाँ हैं, और डेमोई सेल्स यानी भूस्तंभ आ चुके हैं। ये देखिए ऊपर का जो हिस्सा है ये कठोर चट्टान का बना हुआ है। और जूजेन के अंदर देखिए कैसी होगी, क्षैतिजीय जमाव होगा, क्षैतिजीय जमाव होगा, जबकि यार्डांग के अंदर कैसा जमाव होगा, लंबवत जमाव होता है चट्टानों का। इस प्रकार से कठोर मुलायम इस प्रकार से होता है, जिस वजह से ये चट्टानें विकसित होती हैं। होल्स यानी ये क्या हो गया, स्टोन लैटिका होगी यानी जालीदार शिला होगी, और ये हो गया हमारे पास में यार्डंग इन लीबिया का यार्डंग। देखो इस प्रकार से ये यार्डंग इस प्रकार से तीखे कटक के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब बात आती है पवन निक्षेपण निर्मित। पहले हम अब तक हमने पढ़े थे पवन अपर्दन निर्मित, अपर्दन से निर्मित, यानी अपर्दन यानी कि जहाँ से मिट्टी ने कटाव किया है। अब मिट्टी का जब कटाव हो गया, मिट्टी उड़कर के साथ में चली गई, तो वो कहीं ना कहीं जाकर तो गिरेगी ही ना। तो जहाँ वो जाकर के गिरेगी वहाँ पर जो आकृति बनेगी, वहाँ जो
स्थल रूप बनेगा वो किस कारण से बनेगा, वो निक्षेपण के कारण बनेगा। जैसे बालू का स्तूप, देखिए बालू का स्तूप बनते हैं, दोहरे जो होते हैं रेत के बड़े बड़े टीलों को दोहरे कहा जाता है। दारियन स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं। बरखान जो होते हैं ये तुर्की भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ठीक है। और वायु भंवर द्वारा अपवाहन क्रिया से निर्मित होते हैं। देखो एक टीला है, इस टीले के अंदर यहाँ पे वायु भंवर हुआ, जैसे एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, हवा यहाँ से उड़ गई और ये एक इस प्रकार से इलाका बना रह गया, यानी अर्धचंद्राकार बना रह गया। यहाँ से हवा भंवर के द्वारा, वायु भंवरों के द्वारा क्या हो गया, यहाँ से हवा उड़ करके निकल जाती है तो अर्धचंद्राकार बन जाते हैं। अनुदैर्ध्य है, लंबे समय तक एक ही दिशा में पवन चलने से जो बनते हैं वो और पवन की गति मंद होते हैं, पर पवन की दिशा के समांतर निर्मित कटक नुमा बालू का स्तूप जो होते हैं वो अनुदैर्ध्य कहते हैं। और पवन के समकोण अगर बनेंगे तो इसमें दो ही डिस्टेंस है, समकोण बनेंगे तो अनुप्रस्थ, समांतर बनेंगे तो अनुदैर्ध्य, समांतर, अनुप्रस्थ, समकोण कहलाते हैं, ठीक है। सीप जो होते हैं ना वो बरखान का अर्ध सींग होता है, अर्ध सींग में भाग होता है। जब यानी कि यहाँ से ये हमारे पास में बरखान था, अर्धचंद्राकार बरखान था, और जब इसका ये एक हिस्सा वायु भंवर के कारण उड़ गया तो एक ही हिस्सा रह गया है इस प्रकार से, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सीप। शबरकाफी जो होते हैं ये झाड़ियों के सहारे बनते हैं, झाड़ियों के सहारे ये नवचंद्राकार बनते हैं। जैसे कहीं पे झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, इस प्रकार से झाड़ियों के सहारे बनेंगे तो वो शबरकाफी कहलाएंगे। और पैराबोलिक जो होते हैं ये भी झाड़ियों के सहारे बनते हैं, लेकिन ये कई दिशाओं से हवा चलती है, इस तरफ भी बनते हैं, इस तरफ भी बनते हैं, तो तब हम इसे क्या कह देते हैं, ये बन जाते हैं पैराबोलिक कहलाते हैं। और जब इसके ऊपर भी बन जाएगा इस प्रकार से, जब इसके ऊपर भी बन जाएगा, यानी पहले एक बना शबरकाफिज है, बीच में झाड़ियाँ हैं, झाड़ी का इलाका है, फिर इस तरफ बना तो ये दोनों मिलाकर के पैराबोलिक कहलाएंगे, फिर यहाँ बना तो ये कुल मिलाकर के क्या कहलाएगा, तारा बालू का स्तूप कहलाएगा, ठीक है। स्टार, ये क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास में स्टार बन जाएगा, तो स्टार नुमा बन गया। तो उसके बाद में उर्मिका, जो बालू का स्तूपों के ऊपर छोटी छोटी लहरें होती हैं वो उर्मिका कहलाती हैं। अर्घ और इर्घ जो होते हैं ये वनस्पति जिस्म रहित मरुस्थल जो होता है उसे इर्घ कहा जाता है, सारा के अंदर से इर्घ कहते हैं। सारा का जो मरुस्थल है जो वनस्पति रहित है, यानी जहाँ से रेत ही रेत है, उसे इर्घ कहा जाता है। और नेटवर्क बालू का स्तूप, जहाँ बालू का स्तूप पास में पाए जाते हैं, श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। देखिए जैसे ये देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास में क्या आ गए, रेत के बड़े बड़े टीले आ गए, यानी दोहरे। ये आ गया हमारे पास में सीप, यानी इसका एक हिस्सा है, ये देखो एक ही हिस्सा दिया हुआ हमारे पास में, जबकि एक पूरा इस प्रकार से चंद्राकार बनेगा तब हम इसे क्या कहेंगे, बरखान कहेंगे, बरखान धुन। और ये क्या बन गई हमारे पास में, उर्मिकाएं बन गई। देखो बालू का स्तूपों के ऊपर ये छोटी छोटी जो बालू का स्तूप और बने हैं ना, बालू का स्तूपों के ऊपर बालू का स्तूप बने हैं छोटे छोटे, ये लहरें जो होती हैं ये उर्मिकाएं कहलाती हैं। और देख लीजिए ये बरखान है, बरखान बालू का स्तूप है। ये हमारे पास में ब्लो आउट है, यानी मिट्टी यहाँ से निकल गई है मिट्टी। और ये हॉर्न बना हुआ है, देखो इस प्रकार से सिंग है। और ये स्लिप फेस है, जहाँ से यानी हवा इस तरफ से विंड यहाँ से चल रही है, तो यहाँ से मिट्टी जो है कटरा करके यहाँ पे गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है मिट्टी, तो इसलिए स्लिप फेस हो जाएगा। और यहाँ विंड चलती है तो स्लिप फेस इस तरफ भी बनता है कई बार। और ये हमारे पास में जो बन जाते हैं ये लॉन्गिट्यूड धुन कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूड धुन है, लंबाई में होते हैं जो, ठीक है। और ये ट्रांसवाल धुन है, ट्रांसवाल, ये मतलब आगे की ओर खिसकते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से मिट्टी उठेगी और स्लिप फेस पर यहाँ गिरेगी मिट्टी, तो मिट्टी यहाँ गिरेगी, फिर अगली बार और मिट्टी उठेगी, उससे आगे गिरेगी, और उठेगी, उससे आगे गिरेगी, तो स्लिप फेस की वजह से ये आगे के आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, यहाँ से सैंड, ये सैंड जो है यहाँ से उठी, ये सैंड उठी तो यहाँ गिरी, जैसे यहाँ गिरी तो ये देखो आगे से, ये देखो पहले यहाँ पे बन रहा था ये बालू का स्तूप, अब ये बालू का स्तूप यहाँ बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, यानी आगे स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। ये देखिए डोम जो धुन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अर्धचंद्राकार तो है ही है, अर्धचंद्राकार के ऊपर यहाँ पे एक बाउल की तरह है, अलग से बीच में उसके अंदर बन चुका है बालू का स्तूप, तो
ये इस प्रकार का, ये देखो यहाँ पे अर्धचंद्राकार था और उसके ऊपर एक टीला और बन गया, तो उसी से हमने कह दिया डोम, धुन कहते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार और ट्रांसवाल आगे के आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखो ट्रांसवाल इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। लाइनर जो लाइन के अंदर होते हैं, बालू का स्तूप आपने कई बार लाइन में देखे होंगे, जब जहाँ पर ऊँट चलते रहते हैं, मतलब लंबी कतारों में जब ऊँट चलते हैं ना, वो कहाँ चलते हैं, वो लाइनर धुन के ऊपर ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरे फिर ऊपर चढ़े फिर नीचे, नहीं ऐसा नहीं जाते, वो सिर्फ लाइनर में चलेंगे, बिल्कुल लाइन में, जहाँ लाइनर बालू का स्तूप होते हैं वहाँ चलते हैं, ताकि उनको बार बार ऊपर नीचे उतरना ना पड़े। ये हो गया स्टार धुन, तारानुमा हो गया, और ये हो गया हमारे पास में नेटवर्क बालू का स्तूप हो गए। इस प्रकार से फैले हुए हैं। ये देखो ये लाइनर है और लाइनर बालू का स्तूप जो है श्रृंखला में है, तो इस प्रकार से यहाँ से चलेंगे। और इसके बाद में आ जाता है लूनेट। ये थोड़ा सा अब हमारे पास में जो ये इलाका आ चुका है, ये आ चुका है उपोष्ण कटिबंध का इलाका है, ये उपोष्ण कटिबंध में बनेंगे। देखिए लूनेट क्या होता है, जल राशि के किनारे जब कोई जल राशि होती है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में जल राशि है, यहाँ मानसून है, ये इस इलाके में, ये आगे येलो सी यानी कि वो पीला सागर आ चुका है, पीला सागर, ये यानी कि कहाँ का इलाका दिखाया जा रहा है आपको, ये इलाका दिखाया जा रहा है आपको जापान के तट का दिखाया जा रहा है, पीला सागर जापान का सागर, ठीक है। क्या होगा, रीडिंग कीजिए जरा टेक्स्ट की। हाँ, लूनेट के बारे में देखिए, जहाँ पे क्या होगा, आर्द्र जलवायु होगी, आर्द्र जलवायु यानी जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी होगी, नमी युक्त जो क्षेत्र होगा वहाँ पर पवन पहुँचकर क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और भारी हो जाएगी तो झील के किनारे ही वो मिट्टी को वहाँ पे छोड़ देगी। जैसे ही वहाँ पे छोड़ेगी तो वो झील कैसी होती है, झील इस प्रकार की झील है, तो झील के किनारे छोड़ेगी तो वो अर्धचंद्राकार ही रूप में वहाँ पे मिट्टी गिरेगी, और इसे क्या कहते हैं, लूनेट कहा जाता है। और जब लोएस का जो पठार है, लोएस का पठार भी चाइना के अंदर है, इसी तट पे देखो ये लोएस प्लेटू जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, लाल पीली मिट्टी से युक्त जो पवन है, जब वो तटवर्ती क्षेत्र में पहुँचती है तो वहाँ पे आर्द्रता प्राप्त होकर के वो भारी हो जाती है तथा मिट्टी को कटक के रूप में निक्षेपित कर देती है। मिट्टी जो होती है वो ये कटक के रूप में यहाँ पे क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, उसके ऊपर बरसात हो जाती है, बरसात से क्या हो जाता है, वो जम जाती है। तो ऐसे कटकनुमा मैदान जो होते हैं वो चीन में लोएस कहलाते हैं और जर्मनी में उन्हें लीमन कहते हैं, जर्मनी के अंदर इन्हें लीमन कहा जाता है। लोएस इम्पोर्टेंट एक ट्रोपोग्राफी है, इम्पोर्टेंट है ये किसके लिए, नेट जीआरएफ और प्लस फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए ट्रास जो होता है वो बड़े बड़े रेत के कणों से निर्मित कटकनुमा बालू का स्तूप होते हैं, रेत के कणों से निर्मित कटकनुमा बालू का स्तूप होते हैं। और व्हेल बैक यानी कि व्हेल मछली का बैक साइड, यानी कि क्या होता है इसमें, वेटिफेक्ट जो हमने पढ़ा था, 8 फलक वाले कंकड़ जो होते हैं के निक्षेपण से निक्षेपित से निर्मित वृहद कटकनुमा बालू का स्तूप, ठीक है। हाँ बोलो। मैं क्लास ले रहा हूँ। ट्रास और व्हेल बैक जो है ये चारों के चारों कहाँ बनते हैं, उपोष्ण मरुस्थल आर्द्रयुक्त क्षेत्र में बनते हैं, उपोष्ण मरुस्थल और आर्द्रयुक्त क्षेत्रों में ये बनते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में उत्खात भूमि। अब ये जो चीज़ें हैं ये सब वापस से हम अगर बात करें तो ये भी कुछ चीज़ें
मरुस्थल अपने मरुस्थल में देखी जा सकती हैं। इनमें से आगे बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो थार डेजर्ट में देखी जा सकती हैं। और है ये सब की जो भी अपन टोपोग्राफी देख रहे हैं वो सारी की सारी ही कहाँ की हैं, मरुस्थल की हैं। उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं इसको। और यह परतदार चट्टानों से अवनालिका आपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त भूमि का होती है। अवनालिका आपर्दन, अब देखो अवनालिका आपर्दन जो होता है वो नदी के द्वारा किया जाता है, नदी के द्वारा। जैसे राजस्थान में बात करें तो चंबल नदी जो होती है वो अवनालिका आपर्दन के लिए, चंबल नदी अवनालिका आपर्दन के लिए फेमस है। और वो कंदराएँ बनाती है, कंदराएँ युक्त भूमि बनाती है। और बीहड़ भूमि जो है वो राजस्थान में सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर इलाके में बहुत अधिक पाई जाती है। राजस्थान में इन्हें बीहड़ कहते हैं। और जिनमें पहाड़ी बाग डांग कहलाता है और निचला बाग खो कहलाता है। जो ऊपर वाला बाग होता है ये डांग कहलाता है और नीचे वाला बाग जो होता है वो खो कहलाता है। तो ये किसके द्वारा बना, ये तो अवनालिका आपर्दन से निर्मित हुआ। लेकिन उत्खात भूमि ये कई बार उपोष्ण मरुस्थलों में ये ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी बरसात के समय नदियाँ बहती हैं। उन नदियों के कारण वहाँ से जो मिट्टी होती है वो बह करके आगे चली जाती है और वहाँ पथरीला इलाका या ऐसे पथरीला इलाका उत्खात भूमि पड़ी रह जाती है। और पिडमांट जो होता है वो अवनालिका आपर्दन के बाद बची अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती हैं ना, जो उसे इन्हें ही पिडमांट कहते हैं। जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ जो बच जाती हैं इन्हें ही पिडमांट कहा जाता है। और जैसे देवगढ़ राजसमंद के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वो पिडमांट पहाड़ियाँ हैं। बजादा क्या होता है, तो प्लाया के निकट कंकड़ पत्थर का जमाव बजादा कहलाता है। प्लाया जो झील हम देखेंगे आगे, उस झील के जो किनारे पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो प्लाया वो बजादा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में पिडमांट है। पिडमांट इलाका जो है वो यहाँ से लेकर के ये सारा का सारा इलाका पिडमांट का है, ये सारी टोपोग्राफी। और उसके बाद में जो इलाका आएगा वो बजादा आएगा। बजादा के बाद में जो आएगी वो प्लाया झील आएगी। देखिए प्लाया झील के आसपास जो यहाँ पे कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ये कंकड़ पत्थर सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बजादा कहलाते हैं। प्लाया है, प्लाया के चारों ओर जो कंकड़ पत्थर है वो बजादा कहलाएंगे। और बजादा से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो वो पिडमांट कहलाएगा। और पिडमांट से ऊपर चलेंगे तो वो उत्खात भूमि कहलाएगी। उत्खात भूमि बीहड़ भूमि कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए प्लाया झीलें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी जो झील होती है। अरब मरुस्थल में इसे मलाह कहते हैं, मलाह कहा जाता है। और प्लाया में लवण की अधिकता होने पर उसे सेलिनस कहा जाता है। देखो जो कंकड़ पत्थर है उन कंकड़ पत्थरों से के बीच में जो हम देखेंगे तो वो कहाँ क्या बनेगी, प्लाया अस्थायी झील बनेगी। बालू का स्तूपों के बीच में निर्मित अस्थायी झीलें प्लाया कहलाती हैं। जैसलमेर के अंदर जो प्लाया झीलें बनती हैं वो बालू का स्तूपों के बीच में बनती हैं। ठीक है, और बालसन जो होता है वो प्लाया भूमि के सूखने पर निर्मित उपजाऊ मैदान कहलाता है। जब प्लाया झील में जो पानी है वो पानी जब सूख जाएगा तब वहाँ थोड़ी बहुत नमी रह जाएगी। वो नमी जो युक्त जो इलाका होगा वहाँ पे कुछ भी बोया जा सकता है, वहाँ पे फसल बोई जा सकती है, जिस वजह से वो उपजाऊ भूमि कहलाती है और उसे बालसन कहते हैं, बालसन। टाड़ व डांड क्या होती है, तो ये मरुस्थल में अवशिष्ट पहाड़ियों के मध्य निर्मित स्थायी जिले होती हैं। ये स्थायी जिले होती हैं मरुस्थलों के मध्य में अवशिष्ट पहाड़ियों के बीच में निर्मित जो होती हैं ये होती हैं। लेकिन इनका भी पानी जल्दी से ही वाष्प होकर के उड़ जाता है और जिस वजह से पीछे जो दलदली भूमि रह जाती है, दलदल वाला भूमि। क्यों दलदल कहाँ रही? यहाँ उपजाऊ भूमि थी और यहाँ पे दलदल बचा। क्यों? क्योंकि प्लाया बनती है मरुस्थलीय इलाके में यानी रेतीले इलाके में बनती है। और जब रेतीले इलाके में पानी नीचे जाएगा तो वो रेत के अंदर हम फसल को बो सकते हैं, यहाँ वहाँ से फसल ले सकते हैं। जबकि टाड़ डांड बनती है मरुस्थल में अवशिष्ट पहाड़ियों के इलाकों में। पहाड़ी जो इलाका होता है वो अब उसका तो पानी नीचे नहीं जाएगा, वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ेगा, जिस वजह से वहाँ पर नीचे जब थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर हैं, थोड़ी बहुत उनमें रेत है, तो रेत और कंकड़ पत्थर मिक्स है, जिस वजह से वहाँ पे दलदल बनेगा। तो दलदली भूमि जो होती है वो क्या कहलाती है? रन कहलाती है, रन। ठीक है, तो बाकी जो ये टोपोग्राफी हैं वो नदी के द्वारा निर्मित है। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। प्लेट्यू यानी कि पठार होता है। ठीक है, वादी कैनियन जो होती है वो बड़ा गार्ज का बड़ा रूप होता है, नदियों के द्वारा बनता है ये। ठीक है, बस हमारा यहाँ पे जो टारगेट था मेन दिखाने का वो क्या था, प्लाया लेक थी। और प्लाया लेक भी जो है वो
मरुस्थलों में भी जब बनती है तो वो वर्षा ऋतु में बनती है, और वर्षा ऋतु में भी पानी कहीं ना कहीं से बह कर के आता है, और जहाँ से पानी बह कर के आता है वहाँ पे कोई ना कोई टोपोग्राफी तो बनाता ही है। लेकिन वो टोपोग्राफी जो होती है वो किस में काउंट हो जाती है, वो काउंट हो जाती है नदी निर्मित स्थल रूप के अंदर काउंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मरुस्थल में और क्या मिलेगा हमें, मृग मरीचिका मिलेगी, मिराज मिलेगा मृग मरीचिका। यह सूर्य ताप के आंतरिक परावर्तन से आभासी जल राशि के रूप में दिखाई देने वाला स्थल रूप है। यानी जब हम जाते हैं तो ये देखो यहाँ ये ऐसी स्थितियाँ हमने कई बार देखी ही हैं। जब आपने ये तो स्थिति आपने नॉर्मली देखी होगी, सड़क के अंदर जब आप चलते हैं, सड़क के ऊपर चलते हैं, जब भीषण गर्मी पड़ती है, तपत गर्मी होती है, उस समय ये हमें सूर्य के आंतरिक परावर्तन के कारण हमें ये दिखाई देती है, आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस प्रकार से ये पेड़ है और पेड़ की छाया जो है वो ऐसे लगेगी जैसे पानी है, तो ये मृग मरीचिका ही होती है। और इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि पोकर्ण को कहते हैं ए लैंड ऑफ 5 मिराज। ठीक है, 5 मिराज कहते हैं इसको। उसके बाद में देखिए मरु उद्यान, मरुस्थल में जो हमें मिलेगा मरु उद्यान। मरु उद्यान के अंदर जैसे देखिए भूमिगत जलराशि होने पर धरातल पर वनस्पति आवरण विकसित होता है, और अरब मरुस्थल में इसे नकली स्तन कहते हैं। देखो जैसे लाठी सीरीज हम बात करने वाले मेनली यहाँ पे किसकी, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है, वो ट्रियासिक युग का जो है भूगर्भिक चट्टानों का जमाव हुआ था, जिसमें भूमिगत जल पट्टी का विकास हुआ, और उस भूमिगत जल पट्टी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे निकली क्या, सेवन घास निकली। अब ये सेवन घास निकली है तो ये जो इलाका है ना, जो लाठी सीरीज का इलाका है, इस इलाके को अरब मरुस्थल में नकलिस्तान कहा जाता है। ऐसी इलाका जहाँ भूमिगत जल राशि होती है, जहाँ भूमिगत जल राशि होती है उस इलाके को अरब में नकलिस्तान कहते हैं, जबकि राजस्थान में क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर है, वो पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में है। ठीक है, और वहाँ पे कौन सी घास होती है, सेवन घास होती है, और सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, लस्यूरुस सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी घास होती है। ठीक है, तो 1-2 मीटर लंबी घास होती है, पूरी लंबी। ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन सी घासें हैं, करडम, ग्रामणा, मूरट, गिन्नी, तांप, बरमुंडा, तो ये घासें जो हैं वो रेगिस्तान में कुछ इलाकों में जहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है उस इलाकों में, या यहाँ पर जहाँ ये लाठी सीरीज का इलाका है यहाँ तो ज़्यादातर सेवन घास ज़्यादा मिलती है। क्लियर दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये जो क्लास थी हमारे पास में, ये मैं फिर बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ग्रेड के लिए थी, फर्स्ट ग्रेड, और जो नेट JRF करना चाहते हैं नेट के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी ये पार्ट फर्स्ट में आती है ये। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ डेली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन सीरीज चलती है, क्विज चलती है, तो वहाँ पर आप उस क्विज को सॉल्व कीजिए और अपनी जो टारगेट है, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, ये मेरे पास ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से आप चैनल को ढूंढ सकते हैं और चैनल के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन कीजिए और KP कॉलेज के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।